गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसके फीचर्स क्या 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 होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंस किया जाएगा। अगर कंपेयर किया जाए जॉइंट स्टॉक कंपनी से तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो सिमिलर होंगे और क्या क्या डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मींस कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किस किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंट मतलब इनका कंपैरिजन करते हैं। तो पहला है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन मीन्स कि बनता कैसे है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अगर हम अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या होगी, लीगल होगी। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसको हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर में क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, या इनकॉर्पोरेटेड कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, इट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना जरूरी है तो नहीं, आपको अगर मन है तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तो एक लीगल बन जाएंगे। लीगल से क्या होगा कि अगर आपको कोई भी आगे चलकर, हम रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं, इसीलिए ताकि अगर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेंगे तो उसकी फाइल जो है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगी। तो आगे चलकर इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, या कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है हमारी कंपनी में, तो हम फ्रीली जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नाम क्या है, रजिस्टर्ड है। तो हम आराम से जाएंगे, बताएंगे कि मेरी ये कंपनी है, मेरी इस कंपनी में ये प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर वही चीज अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो हमारे में क्या प्रॉब्लम हुआ कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम जाकर नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कोई भी फाइल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इसलिए रजिस्टर करवाना अच्छा होता है। कंपल्सरी नहीं है, नहीं करवाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर है इट्स इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी, मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर बनाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कंपनी बनाए, कोई भी चीज बनाए, चाहे आप अपना बिजनेस करें, सोल प्रोप्राइटरशिप करें, चाहे किसी से फ्रेंडशिप करें या कुछ भी करें, तो एक अलग प्रिंसिपल आपके अंदर होता है। प्रिंसिपल क्या, कि अगर हो सकता है आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो आप ये कह दें कि देखो मैं प्रॉफिट तो लूंगा पर इस तरीके का नहीं, ये कस्टमर्स को भी नुकसान हो। मीन्स कि मैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी दूंगा और जितना पैसे लूंगा उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिटी दूंगा। मतलब जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उनको जिस भी रेट में सेल कर रहा हूँ मैं उसके उस रेट के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा हूँ। ये एक प्रिंसिपल बन सकता है कि जो भी कस्टमर्स हमारे सामान ले जाए उसको कभी मेरे प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से सारे, और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स ये कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमेशा मिलके रहेंगे, प्रॉफिट हमारी मोटिव होगी पर हमारे बीच में नहीं होगी। मतलब बहुत कुछ ऐसा ऐसा किया जा सकता है जो एक प्रिंसिपल के तरीके से काम करता है। तो उसी तरह से है फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मतलब जितना भी कुछ है वो सबके लिए है और सब सबके लिए है। मीन्स कि अगर कोई भी चीज है वो सभी के लिए है, और जो है मतलब जितनी भी चीजें हैं वो एक एक के लिए है, मतलब हर इंसान उसको यूज कर सकता है, ऐसा इसका प्रिंसिपल है। फिर क्या है, एंड सर्विस बिफोर सेल्फ आर इम्पोर्टेंट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पे खुद से ज्यादा
जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ध्यान देते हैं। मतलब कि सर्विस जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है खुद से ज्यादा, मतलब खुद को ना देखकर भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम किसमें होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसमें क्या बोलता है कि आप सर्विस दीजिए, अगर आपके सामने कोई किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप उसका पहले नीड पूरा करिए, उसका रिक्वायरमेंट पूरा करिए, तब खुद पर ध्यान दीजिए। आर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ ए कंपनी इज सेल्फ बिफोर सर्विस। यहाँ पे क्या है कि खुद को पहले देखना है सर्विस से। मतलब खुद को देखने का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे था कि आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। पर लोगों के बारे में सोचेंगे तभी उनको सर्विस देंगे। आपको प्रॉफिट का मोटिव नहीं बनाना है, लोगों के लिए मोटिव बनाना है, क्योंकि क्या क्या नीड्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको उनको पूरा करना है। इसमें क्या होता है, सेल्फ बिफोर सर्विस। सेल्फ बिफोर सर्विस मीन्स कि खुद पे ध्यान दो, खुद की ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दो, खुद की कंपनी पे ध्यान दो कि अगर हम कोई भी चीज, उससे हमें क्या करना है, ये चीज ध्यान देना है कि हमको अगर उससे प्रॉफिट होगा तभी हम वो काम करेंगे। तो ये यहाँ का प्रिंसिपल है। मतलब कि सबसे पहले हमें ये खुद को देखना है, फिर हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, अगर होगा तभी हम वो काम करेंगे। हियर ईच वर्क्स फॉर हिमसेल्फ। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे सब सबके लिए था, लेकिन यहाँ पे ईच वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, जितने भी काम होंगे वो खुद के लिए होंगे। ठीक। पर्सन इंटरेस्टेड इन कंट्रोल। A cooperative similarly for the poorer class of the society. Here man control capital. Means कंट्रोल कौन करता है, और यहाँ पे कौन से पर्सन के लिए ये चीजें बनाई है। तो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो पुअर क्लास लोगों के लिए होती है। इसमें मेंबरशिप सब ले सकते हैं, रिच पुअर, एडल्ट, चाइल्ड, वुमेन, एवरीबॉडी कैन मेक अ मेंबरशिप। बट क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम में ये इस तरह से कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली बनता ही पुअर क्लास के लिए है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनको ज्यादा होती है, जरूरत उनको ज्यादा होती है, तो मेनली बनता किसके लिए, पुअर क्लास के लिए। और यहाँ पे मैन का कंट्रोल होता है किस पे, कैपिटल पे। फिर होता है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन हैविंग मनी हेंस कैपिटल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ए पर्सन हैविंग मनी। यहाँ पे लोगों के अकॉर्डिंग मीन्स जो पुअर होता है उसके लिए हम हेल्प करने के लिए बनाते हैं। पर यहाँ पे ये तभी बनता है जब क्या होता है, पैसा होता है। तो हैविंग इट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन हैविंग मनी हेंस कैपिटल, मतलब कैपिटल होगा तभी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनेगी। और यहाँ पे भी कंट्रोल किसका होता है, मैन का होता है। तो क्या था ये, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल, पर्सन इंटरेस्टेड है, कंट्रोल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबरशिप। मेंबरशिप के अगर बेसिस पे हम डिफरेंसेस देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनियन स्टॉक कंपनी के, तो 10 adults कैन फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेंबरशिप इज जनरली लोकल। 10 एडल्ट्स का क्या, कि जो मेजर हो, मीन्स 18 ईयर के हो गए हो या 18 से मोर देन 18 हो, उनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरशिप लेने का जो है वो क्या बोलते हैं, वो अगर चाहते हैं कि मेंबरशिप लेना चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो ले सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि 10 एडल्ट्स, जब 10 एडल्ट्स मिलेंगे तो जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। यहाँ पे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हो तो 10 एडल्ट्स को लो, उनकी एक ग्रुप बनाओ जो सेम क्लास के हो, सेम टाइप के हो, और तब जाके क्या बनेगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेंबरशिप इज जनरली लोकल। जो भी मेंबरशिप होती है वो क्या होती है, जनरली लोकल होती है। लोकल मीन्स कि जहाँ पे बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी वहीं के 10 लोग होंगे, वहीं के लोकल लोग होंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, 2 persons कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एंड सेवन अ पब्लिक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो दो दो लोग वो लगते हैं हमें अपनी प्राइवेट कंपनी बनाने में, और अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो 7 लोग लगते हैं, 7 लोग कंपनी बनाने में, पब्लिक कंपनी बनाने में। फिर आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन किए हुए हैं तो हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको मिल सकती हैं। जैसे इट एंजॉय सर्टेन एक्सेप्शन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सब्सिडी इज ऑल्सो गिवन टू प्रिविलेज। मीन्स
कि इनको स्टैंड अप ड्यूटी भी मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, टैक्सेस मिलते हैं, ठीक है, टैक्सेस का जो भी मतलब बेनिफिट होता है वो चीजें मिलती हैं। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी जो होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसका भी बेनिफिट इनको होता है। फिर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात की जाए तो नो सच प्रिविलेज आर अवेलेबल फॉर अ कंपनी, कंपनी में ये सारे प्रिविलेज अवेलेबल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। पर वही चीज अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है, बाकी स्टैम्प ड्यूटी भी होता है, टैक्सेस जो भी होती है, ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर, कि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप लिए रखे हैं तो हमारी जो लायबिलिटी है वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी। तो देयर कैन बी अ कोऑपरेटिव विथ लिमिटेड एंड आल्सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मीन्स यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी। पर यहाँ पे बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, ऑल ट्रेडिंग कंपनीज आर लिमिटेड कंसर्न, में जो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को कंपैरिजन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। सो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।